आज हम बाबर की कहानी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास ये स्रोत है, बाबर निर्वासित राजकुमार से भारत के सम्राट तक। हाँ। तो ये पड़ताल है कि कैसे एक लगभग बेदखल राजकुमार हिंदुस्तान का शहंशाह बना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। बाबर का नाम इतिहास में बहुत बड़ा है, लेकिन अक्सर लोग उसकी शुरुआती मुश्किलों को भूल जाते हैं। सही। ये स्रोत यही दिखाते हैं कि उसकी कहानी सिर्फ जीत की नहीं बल्कि जिद की है, बार बार गिरने और उठने की। और हाँ, वो जो उसकी विरासत थी ना, तैमूर और चंगेज खां वाली। हाँ, वो कनेक्शन। उसने कैसे उसके सफर को, मतलब उसके इरादों को शक्ल दी होगी, ये देखना दिलचस्प है। तो कहानी शुरू होती है 1483, फरगना, छोटा सा इलाका। सिर्फ 12 साल का था बाबर जब उसके वालिद की मौत हुई और वो शासक बना। सोचिए जरा, एक बच्चा, ताज तो सिर पर आ गया, पर जमीन वो पैरों तले थी ही नहीं। चारों तरफ साजिशें, बगावतें। और शायद यही शुरुआती चुनौतियां थी जिन्होंने उसके किरदार को इतना मजबूत बनाया। एक तरफ इतनी बड़ी विरासत का बोझ, हाँ, और दूसरी तरफ असलियत में कोई खास ताकत नहीं। ये जो विरोधाभास है ना, ये बहुत अहम है उसकी कहानी में। उसका पहला बड़ा सपना वो था समरकंद, अपने पुरखों का शहर, तैमूर की राजधानी। हाँ, तैमूर की। उसे जीता भी उसने, पर जैसा इन स्रोतों में है, वो जीत ज्यादा टिकी नहीं। जल्द ही फरगाना भी गया और समरकंद पे। सही। वो दौर था जब स्रोत कहता है एक बादशाह जो बेघर था, भूखा था, पर टूटा नहीं था। कमाल की बात है। और यही वो अहम मोड़ आता है जब मध्य एशिया में सब कुछ हाथ से निकल गया, तो उसने एक नया, शायद ज्यादा बड़ा सपना देखा, हिंदुस्तान का। ये दिखाता है कि कैसे बड़ी हारें कभी कभी आपको नई दिशाएं दिखा देती हैं। बिल्कुल। शायद वहां रास्ते बंद हो गए तो यहाँ उम्मीद दिखे, कह सकते हैं। और फिर आता है 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ इब्राहिम लोदी की कहते हैं लगभग 1 लाख की फौज, बहुत बड़ी फौज, और दूसरी तरफ बाबर के पास मुश्किल से 12,000 सैनिक। लेकिन उसके पास थी बेहतर रणनीति और तोपे। हाँ, तोपे। स्रोत बताते हैं कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का मैदान गूंज उठा था और बाबर जीत गया। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। बिल्कुल। और पानीपत सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये हिंदुस्तान में, मतलब युद्ध के तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव था। सही। तोपों का जिस तरह इस्तेमाल किया और वो तुलुगमा रणनीति, वो निर्णायक साबित हुई। ये सिर्फ संख्या की नहीं, सोच की जीत थी। हाँ, दृढ़ संकल्प और सामरिक सोच। लगता है पिछली हारों से उसने काफी कुछ सीखा था। बिल्कुल सीखा था। लेकिन बाबर सिर्फ एक योद्धा या रणनीतिकार ही नहीं था। इन स्रोतों से उसकी एक और तस्वीर उभरती है। वो एक शायर था, कला प्रेमी था, और एक पिता भी। वो एक वाक्य है ना, हुमायूं की बीमारी वाला। हाँ, वो बहुत मशहूर है। यहाँ भी जिक्र है कि जब हुमायूं बहुत बीमार पड़ा तो बाबर ने दुआ मांगी कि मेरी जान ले लो पर मेरे बेटे को बचा लो। और कहते हैं कि हुमायूं ठीक हो गया। और कुछ वक्त बाद बाबर बीमार पड़ गया। ये पहलू बाबर की शख्सियत को एक, मतलब मानवीय गहराई देता है। दिखाता है कि इतिहास के ये बड़े नाम भी इंसान थे, उनके भी अपने जज्बात थे, रिश्ते थे। उसकी बाबरनामा में भी ये चीजें झलकती हैं। बिल्कुल। वो उसकी अपनी कहानी है, अपनी जुबान में। फिर 1530 में सिर्फ 47 साल की उम्र में बाबर की मौत हो गई। सफर तो जैसे अधूरा ही रहा। हाँ, बहुत जल्दी। लेकिन वो जो बीज बो गया था उसे पहले हुमायूं ने संभाला, फिर अकबर ने एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल दिया। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि बाबर ने हिंदुस्तान शायद तलवार से ज्यादा अपने हौसले से जीता था। सही कहा। वो बार बार हारा, गिरा, पर हर बार उठ खड़ा हुआ। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, असली सम्राट वो नहीं जो कभी न हारे, बल्कि वो है जो हर हार में जीत का रास्ता ढूंढ ले। बिल्कुल। उसकी जीत शायद हार मानने से इनकार करने में थी। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल, बाबर को हिंदुस्तान में आखिरी कामयाबी मिलने से पहले मध्य एशिया में लगातार नाकामी मिली। तो क्या ये दिखाता है कि बड़े लक्ष्य पाने के रास्ते में हार एक हिस्सा है, और उसकी इस आखिरी जीत में किस्मत कितनी थी और उसकी अपनी जिद, उसका फौलादी इरादा जिसका जिक्र ये स्रोत बार बार करते हैं, वो कितना था? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। किस्मत और मेहनत का खेल, ये हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है।